नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए भागो वाली उपन्यास का 8वां अध्याय। लेखक रमेश पोखरियाल निशंक। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। कलेजा छलनी हो आया था अम्मा का। उसे पता चला कि भाइयों के दिलों में दीवारें खड़ी हो चुकी हैं। कितनी दूरियां बढ़ गई हैं इनके बीच। दिनेश ने पहले तो छोटे का खर्चा बंद किया और उसकी पत्नी ने चूल्हा अलग करने पर मजबूर कर दिया। सुरेश ने 6-7 महीने साथ क्या रखा अपने छोटे भाई को, उसका तो बखान ही कर दिया। फिर उसकी पत्नी ने उसको बेदखल भी कर दिया। वाह, क्या अच्छा भाईचारा निभा रहे हैं ये लोग। आज अपनी गलती पर एहसास हो रहा था अम्मा को। क्यों जने होंगे ये 4-4 कपूत, उसने क्यों उठाई होगी इतनी पीड़ा। एक ही पैदा किया होता तो आज ये दिन तो न देखना पड़ता। पता नहीं कब से दिल भरे हुए थे इनके। यह तो कुलदीप की शादी के बहाने सारा गुबार बाहर आ गया इनका। पर बस शास्त्री जी की याद आ गई अम्मा को। इन सबको पढ़ाने लिखाने में कितनी मेहनत की थी उन्होंने। एक प्राइमरी स्कूल का अध्यापक होने के बावजूद भी उन्होंने कभी इनके लिए कमी नहीं होने दी। खुद कम खाया लेकिन इनकी हर इच्छा पूर्ण की। अपने लिए एक जोड़ा कपड़ा नहीं बनवाया किंतु इनको हमेशा अच्छे कपड़े पहनने को दिए। लेकिन आज देखो तो ये सब कुछ भूल गए हैं। अम्मा को लग रहा था कि वह कहीं से भी कैसे भी एक बार शास्त्री जी आ जाए तो अम्मा उनसे पूछे, क्यों जी, ऐसे ही होते हैं क्या औलादे? यही है राम लक्ष्मण का आदर्श चरित्र। पड़े हुए भाई, क्या हमने इनके लिए कभी कोई कमी छोड़ी थी जो आज ये इतने खुदगर्ज और लालची बन गए हैं? अम्मा का दिल फटा जा रहा था। उसे यही एहसास खाए जा रहा था कि हमारे दिए संस्कार इन्होंने कब और कैसे भुला दिए। हमसे कहाँ चूक हो गई। अम्मा निरंतर रोई जा रही थी। यह तो मालूम था अम्मा को कि खर्चे को लेकर बड़े भाई लोग कन्नी काट रहे हैं, लेकिन यह मालूम नहीं था कि इनके दिलों की दीवारें इतनी ऊंची हो गई हैं कि इनके बीच में। हे भगवान, अब क्या होगा इस घर का? तू ही रक्षा करना, तू ही सुबुद्धि देना इनको। अम्मा सुबकती रही, कलपती रही। सिर पकड़ लिया था अम्मा ने। कुलदीप तो उठकर चला गया था। दोनों भाई अब चुपचाप बैठे हुए थे। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। खामोशी छाई थी पूरी तरह। कोई बोले भी तो क्या बोले, कहाँ से बात शुरू हो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। काफी देर बाद आखिर अम्मा ने ही खामोशी तोड़ी। अब जाओ भी, मैं ही कुछ कर लूंगी, जैसे भी करूं, अम्मा ने बोझिल स्वर में कहा। अपना दांत तोड़े चाहे अपने को गिरवी रखूं, शादी तो मुझे उसकी करनी ही है, तुम जैसे जैसे तुम दोनों की है। माँ, मैंने थोड़ी ही कहा था कि मैं कुछ नहीं करूंगा, पर मैंने जो किया वही तो बताया ना। बड़े ने जैसे अपनी सफाई दी। माँ, मैंने भी कोई गलत कहा? घर में रहने वाले की कोई पूछ नहीं होती। घर की मरम्मत में ही कितना खर्चा होता है, कभी ये टूट गया कभी वो। छोटे ने भी सफाई दी। तुमसे मैं किसी ने गलत नहीं कहा, मैं ही भी गलत थी जो तुमसे आस लगाए बैठी थी। रूंधे गले से बोली अम्मा। माँ, पर मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा। छोटे ने फिर एक बार सफाई दी। दोनों ही जैसे अम्मा की दृढ़ता के आगे हथियार डालने लगे थे। बात अब समझौते पर आ गई थी। जब किसी ने भी मना नहीं किया तो फिर विवाद क्यों बन रहा है? बड़ा बोला। दोनों भाई रुककर फिर एक होते नजर आ गए। अच्छा, तुम्हें बताओ किसको क्या करना है? दोनों ने अम्मा से परस्पर सहमति से कहा। अब अम्मा इनकी औकात समझ गई थी। इन पर कोई जिम्मेदारी देना गलत होगा। अब ये फिर झगड़ेंगे। एक कहेगा मेरा ज़्यादा खर्चा हुआ, दूसरा कहेगा मेरा ज़्यादा खर्चा हुआ। फिर इनकी बीवियां भी बीच में पड़ेंगी। तब वे भी आपस में झगड़ेंगी। इधर उधर के लोग सुनेंगे। मखौल बन जाएगा इस घर का। सोचने लगी अम्मा कि इनमें यह भाव आया कहाँ से। आज तक तो तेरा मेरा कभी नहीं था। अभी तक कोई भी बात सामने नहीं आई थी। ये सब इनकी बीवियों की करतूतें हैं। कान भरती रहती हैं एक दूसरे के। गुलाम बना दिए हैं इन्होंने इन बच्चों को। वरना मेरे बच्चे कभी ऐसे नहीं थे। बचपन से ही कितना प्यार करते थे एक दूसरे को। जान देने को तैयार रहते थे भाई एक दूसरे के लिए। लेकिन आज देखो कैसे एक दूसरे की टांगे टांगे खींच रहे हैं। अभी तो तीसरे की नहीं आई, वे आएगी तो पता नहीं कैसी निकलेगी। बाहर से तो सब सुंदर दिखती है, पर अंदर किसके दिल में क्या है कौन जाने। शुरुआत में तो सभी अच्छी दिखती हैं, अच्छी लगती हैं, पर धीरे धीरे वे अपना रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। रोज रोज कुछ ना कुछ शिकायत और कुछ ना कुछ शिकवा इनकी आदत ही बन गई है। चलो छोड़ो, यह मुंह सामने का कार्य है, निपट जाए बस। फिर तो जो होगा होता रहे। रही सबसे छोटे की बात,
तो अभी वह भी नौकरी पर लग गया, जैसे तैसे उसकी भी शादी हो ही जाएगी। भगवान खुश रखे सबको, अपने बीवी बच्चों के साथ। मेरा क्या है, कितने दिन जीऊंगी। अम्मा को गहरी सोच में पड़ा देख बड़ा एक बार फिर बोला, माँ बताओ तुम्ही कैसे होगा ये सब। गहरी सोच में पड़ गई अम्मा, क्या कहे इनसे कि ऐसा रास्ता निकल जाए कि दोनों बराबर खर्चा हो, ताकि फिर विवाद ना बने। सब कुछ सोचने के बाद बीच का रास्ता निकाल लिया अम्मा ने। निश्चय कर लिया था कि वे अपने सारे गहने बेचकर अधिकतम खर्च उठा लेंगी शादी का। इन्हीं में से बहू के लिए भी कुछ गहने बनवाएंगी, बाकी खर्च कर लेंगी। क्या करना है इनका सब। तुम तीनों आपस में तय करो कि प्रत्येक भाई कितना पैसा देगा। कुलदीप ने तो 60,000 दे दिए। अब तुम दोनों आपस में बैठकर तय कर लो कि तुम दोनों बराबर कितना दे सकते हो। फैसला दोनों पर छोड़ दिया अम्मा ने। रहा बाकी का खर्चा, तो मेरे पास जो जेवर है उन्हें बेचकर पूरा कर लूंगी। प्रस्ताव दोनों को ही पसंद आ गया। सारी जिम्मेदारी अम्मा ने अपने ऊपर ले ली थी। उन्हें तो बस बराबर मिलाकर पैसे अम्मा के पास देने थे। चलो झंझट खत्म। 60,000 दूल्हे ने दे ही दिए। 60-70 हजार के जेवर भी होंगे अम्मा को, बाकी और जो होंगे हम आपस में बराबर कर लें। ठीक है अम्मा, हमें मंजूर है, कहकर दोनों खुशी खुशी उठकर चले गए। अम्मा ने भी संतोष की सांस ली। चलो इज्जत तो बची। कुछ नहीं सही तो कुछ ही सही, जितने भी देंगे पर खुशी खुशी देंगे, झगड़ेंगे तो नहीं आपस में। ना किसी पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा, ना किसी पर कम। मामला सुलझ गया। दोनों की पत्नियां भी चुपचाप रहीं। एक बार तो यह नौबत आ गई थी कि पत्नियों को ही बीच में पड़ना पड़ता, पर स्थिति टल गई। दोनों के अपने अपने तर्क थे, लेकिन एक दूसरे के तर्क मानने को कोई तैयार नहीं था। हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बड़ा गिना रहा था। अंदर से तो दोनों की पत्नियों के दिल भी कटुता से भरे हुए थे। कोई भी अपनी गृहस्थी में सुखी महसूस नहीं कर रही थी। एक को लगता था कि दूसरी के ठाटे, और दूसरी को लगता पहली मौज मार रही। रश्मि की तरह ही साधना भी कई बार अपने पति को ताने मारती रहती है। अजी बड़े वालों को देखो, मौज कर रहे हैं दिल्ली में। मेरी किस्मत में तो हमेशा घर का झाड़ू पोछा लिखा है। साल भर में आएंगी महारानी लिपे पुते घर में मेहमान बनकर। पर दिनेश कुछ ना कहता। उसे मालूम था कि घर से बाहर और खासकर दिल्ली में रहने वाले मध्यम आय परिवारों की क्या दुर्दशा होती है, किस तरह से अपना गुजारा करते हैं वे। सीमित जगह में सीमित पारिवारिक जरूरतों के साथ गुजारा करना पड़ता है। मकान का किराया, दूध का बिल, बिजली के और पानी का बिल, हर चीज़ का भुगतान करना पड़ता है। यहाँ तक कि हवा तक मुफ्त नहीं मिलती। वहाँ पर कूलर और पंखों के जरिए हवा का भुगतान करना पड़ता है। शहरों में अपने यहाँ कम से कम सब्जी और आग जलाने के लिए लकड़ियाँ तो मुफ्त मिलती हैं। ताज़ा हवा है और स्वच्छ वातावरण। बड़े शहरों में रहना तो सिर्फ दूर ढोल के समान है, जो केवल दूसरे को ही अच्छे लगते हैं। इन औरतों को कौन समझाए। इसलिए वह साधना की हर बात को मजाक में ही टाल देता। पहले तो दोनों भाई लड़ रहे थे, किंतु बराबर बराबर की हिस्सेदारी के नाम पर दोनों में सुलह भी हो गई। और सुलह क्या हुई, इस बात में दोनों के बीच की खाई को भी पाट दिया। दोनों अम्मा के कमरे से बाहर आए तो तनाव की लकीरें उनके चेहरे से गायब हो चुकी थी। दोनों मन से हल्का महसूस कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और संतुष्टि का भाव महसूस किया एक दूसरे के चेहरे पर। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर पहले का तनाव भूल चुके थे दोनों। अपने अपने खर्चे बचाने के फिर में दोनों 2 से 1 हो गए। बताओ कितना कितना करना है। बड़े ने छोटे से पूछा। मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, कुल 30-40 हजार ही होंगे सारे मिलाकर। दिनेश ने अपनी बात रखी। अरे मैं कौन सा धन्ना सेठ हूँ, मेरे पास तो इतने भी नहीं है। सुरेश ने अपना रोना। कितने हैं, पूछा दिनेश ने। बस 30 पड़े होंगे, बताया सुरेश ने। चलो काफ़ी है, 30 ही मिलाकर दे देते हैं। हाँ काफ़ी है। तीनों से कुल मिलाकर 1,20,000 तो हो ही गए। और कितना लगेगा, 30-40 हजार। वह अम्मा देख लेगी। सुरेश ने भी सहमति दे दी। चलो सस्ते में ही निपट गए। दोनों अपने अपने मन में सोच रहे थे, कहीं अम्मा ने सीधे सीधे राशन, जेवर या कपड़ों की जिम्मेदारी थमा दी होती तो दुगना खर्च होता। अच्छा ही हुआ जो वे अकड़ गए। कम से कम सही और ठीक ठाक समाधान तो निकला। और सुबह सुबह ही दोनों ने पैसे मिलाकर 60,000 अम्मा के हाथ में रख दिए। अम्मा ये 60,000 है दोनों के मिलाकर। चुपचाप पैसे पकड़ लिए अम्मा ने। इतनी ही उम्मीद भी थी उसे। भागते भूत की लंगोटी हाथ जो लगी। कुलदीप को बुलाकर अम्मा ने कहा, कुलदीप तू आज ही अपने मामा जी के पास जा और कल ही उन्हें बुलाकर यहाँ ले आ। कुलदीप के मामा का शादी ब्याह और ऐसे समारोह के प्रबंध करने का अच्छा अनुभव था। पूरा अंदाजा था उन्हें कि कितने बारातियों पर कितना चावल और कितनी दाल, कितनी सब्जी बनती है। लड़की पक्ष के साथ लेन देन में कैसे और कितनी कटौती करनी होती है, माहिर खिलाड़ी थे इसके।
सिर्फ अपने ही परिवार के नहीं, वरन अन्य लोग भी उन्हें अपने कार्यों में राय मशवरे के और देख रेख के लिए बुलाते थे। अम्मा आश्वस्त थी कि भाई सब कुछ अच्छे से निभा देगा। दूसरे ही दिन कुलदीप मामा को लेकर वापस आ भी गया। अम्मा ने रूंधे गले से सारी कहानी अपने भैया को सुनाई। सुनकर भैया ने भी ढांढस बंधाया, कोई बात नहीं बहन, बड़े कामों में मतभेद होते रहते, भगवान की कृपा से सब इसी में पूरा हो जाएगा। फिर एक एक कर मामा ने जरूरी वस्तुओं की लिस्ट तैयार की। एक एक चीज छोटी से लेकर बड़ी तक कुलदीप को सामने बिठाकर नोट कराई। 3-4 दिनों में ही मामा जी ने दाल चावल और अन्य राशन सहित जरूरी चीजें कुलदीप को साथ ले जाकर खरीद दी। बैंड बाजे कैमरा आदि सब बुक कर लिए। कपड़े गहने इत्यादि लेने के लिए मामा जी दोनों बड़ों को भी अपने साथ बाजार ले गए। सारी खरीदारी पूरी कर ली। कार्ड तो पहले ही बट गए थे, अब सिर्फ सब्जी लेनी बाकी थी जो उसी दिन ताजा लेनी थी। मामा जी के आने से दोनों बड़े भाइयों ने भी राहत की सांस ली। उनकी दौड़ भाग जो बच गई। साथ ही उन्हें अभी ऐसे कार्यों का कुछ अनुभव भी नहीं था। अम्मा अब बिल्कुल तनाव मुक्त थी। तीसरी बहू घर में आने की खुशी ने उसकी जीर्ण हो चुकी नसों में नया संचार कर दिया था और दिनों की अपेक्षा अम्मा आजकल अधिक स्वस्थ और फुर्तीली नजर आ रही थी। होती भी खुशी ऐसी चीज जो है जो व्यक्ति में नया जीवन संचार कर देती है। दुख तो केवल इतना कि सबसे छोटा बेटा इस अवसर पर उनके साथ नहीं था, वह ट्रेनिंग पर था। आखिर शादी में बढ़कर उसके भविष्य का सवाल था। शादी में शरीक नहीं होगा तो क्या हुआ, 3-4 महीने बाद आकर भाभी से मिल लेगा। आखिर शादी का दिन भी आ गया। घर में दूर दराज से रिश्तेदार और मेहमान पहुंचना शुरू हो गए। धूमधाम से बारात लड़की वालों के घर गई और दुल्हन को विदा कर लिया। नई नवेली दुल्हन को अपने घर में लाकर अम्मा की खुशी का ठिकाना न था। अब वह संतुष्ट थी। कुलदीप भी प्रसन्न था। 3-4 दिन घर में खूब रौनक रही। धीरे धीरे रिश्तेदारों और मेहमानों ने अपनी राह पकड़ी। मामा ने तीनों भाइयों और अम्मा के साथ बैठकर पूरा हिसाब किताब समझाया और बचा हुआ हिसाब सबके सामने रख दिया। उम्मीद से कम ही खर्च हुआ था शादी पर। सब कुछ पूरा हो गया था उसी में, बल्कि अम्मा के जेवर भी बिकने से बच गए। हाँ, जितने जेवर तोड़कर नई बहू के लिए जेवर तैयार किए गए, उसके अतिरिक्त और जेवरों को बेचने की नौबत नहीं आई। यह सब कुछ मामा जी के प्रबंध और अनुभव का ही कमाल था। 100 रुपए की चीज कम करते करते 90 रुपए तक लाकर ही हर चीज खरीदी थी मामा जी ने। दोनों बड़ी बहुएं भी खुश थी कि बाकी के जेवर नहीं बिके। उनको अम्मा के उन बचे हुए जेवरों में अपना अपना 1/4 हिस्सा जो दिखलाई दे रहा था। कितना और जिएगी बुढ़िया, मुश्किल से 2-3 साल। जेवर बचे रहे तो उनके ही हिस्से आएंगे। जो कुछ हुआ सब अच्छा ही हुआ। मामा के विदा होने के पश्चात अगले दिन सुरेश और उसके बच्चे भी दिल्ली चले गए। अब घर में 2 बेटे और 2 बहुएं तथा एक नातिन रह गया। किंतु सूनापन नहीं महसूस हुआ अम्मा को। सूनापन जरूर महसूस होता 1-2 दिन, किंतु नई बहू की आने की खुशी ने इसे पाट दिया था। कुलदीप की 3-4 दिन की छुट्टियां और रह गई थी। अम्मा चाहती थी कुलदीप भी अपनी बहू को इसी समय साथ ले जाए। उसी के अकेलेपन और खाने पीने की सुविधा के लिए तो इतनी उतावली थी शादी की, लेकिन कुलदीप ने मना कर दिया। फिलहाल बहाना तो उसने कमरा ढूंढने का किया था, किंतु मन तो यह था कि भले ही कुछ महीने सही, पर उसकी पत्नी माधुरी कुछ दिनों तो सेवा करे अम्मा की। उसकी इस भावना के पीछे कारण यह था कि अब तक कुछ नहीं कर पाया था माँ के लिए। माँ ही करती थी सब कुछ अब तक उनके लिए। अपने जीवन में हमेशा खपती रही उनके लिए। खासकर पिता की मृत्यु के बाद तो अम्मा ने बहुत ही कष्ट झेले हैं, बहुत बुरे दिन भी देखने पड़े। माधुरी की सेवा के द्वारा यदि वह माँ को कुछ भी खुशी दे पाया तो अपना धन्य भाग समझेगा। यह बात उसने माधुरी को भी भली भांति समझा दी थी। माधुरी भी इसके लिए तन मन से राजी थी।